माय चैनल केआर स्टडी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का हिंदी क्षितिज का चैप्टर 1, जिसका नाम है दो बैलों की कथा। सबसे पहले हम इसके जो है लेखक के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो इसके जो लेखक है वो है प्रेमचंद। ठीक है, तो प्रेमचंद का जन्म, अब हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं। प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद का जन्म अभावों में बीता और शिक्षा बीए तक ही हो पाई। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत। उसके बाद इनका जो है हम पढ़ते हैं 1880 में जो है बनारस के लमी गांव में इनका जन्म हुआ। इनका मूल नाम होता है ओरिजिनल नेम। तो इनका जो मूल नाम था वो था धनपत राय। ठीक है, इनका जो बचपन है वो अभावुन बीता, यानी कि ज़्यादातर इनका जो बचपन था वो वेस्ट हुआ और इनकी जो शिक्षा थी वो सिर्फ बीए तक ही हो पाई। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि इनका जो है शिक्षा विभाग में इनकी नौकरी लग जाती है, लेकिन असहयोग आंदोलन की वजह से इन्हें जो है नौकरी छोड़नी पड़ती है, क्योंकि इन्हें जो है असहयोग आंदोलन में भी इन्हें भाग लेना था। उसके बाद ये जो है लेखन कार्य में आते हैं। लेखन कार्य में आने के बाद इन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी कहानियाँ लिखी, काफ़ी अच्छी अच्छी स्टोरीज एंड काफ़ी अच्छे अच्छे उपन्यास वगैरह इन्होंने लिखे। 1936 में इनका देहांत हो जाता है। प्रेमचंद की कहानियां मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि कार्यकलाप, निर्मला गबन, कर्मभूमि, गोदान उनके प्रमुख उपन्यास हैं। उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध एवं अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय हैं। इसके बाद वो बताते हैं कि कुछ इनकी कहानियां हैं जो कि मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है, यानी कि सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि कार्यकलाप, निर्मला गबन, कर्मभूमि, गोदान इनके जो है प्रमुख उपन्यास हैं। इसके बाद इन्होंने जो है हंस, जागरण, माधुरी इन पत्रिकाओं में भी इनका संपादन है। तो इन्होंने जो है यहाँ पर ये बताते हैं कि इनका जो है जिस गांव और शहर में ये रहे या फिर जिस गांव और शहर को इन्होंने देखा, तो इनकी अभिव्यक्ति जो इनकी कहानी वगैरह है उनमें उसी तरह का आपको जो है इनका जो इनकी कहानी है वो मिलेगी। जिस गांव या शहर में ये रहे वहाँ पर क्या है क्या नहीं है, उसी तरह की आपको इनकी कहानियाँ भी मिलेंगी। इन्होंने जो है किसानों पर, मजदूरों की जो दयनीय स्थिति है, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि इन सब रचनाओं के मूल विषय हैं। यानी कि इन सब पर इन्होंने काफ़ी अच्छा ध्यान दिया है और इन पर इनकी कहानियाँ भी हैं। प्रेमचंद की कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है। उसमें मनुष्य ही नहीं पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिली है। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद के लेखन की प्रमुख विशेषता है। उनकी भाषा सरल, सजीव एवं मुहावरेदार है तथा उन्होंने लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलता पूर्वक किया है। इसके बाद है कि जो प्रेमचंद है उनका जो साहित्य है, जो उनकी कथा साहित्य है वो काफ़ी व्यापक है और इसमें जो है वो सिर्फ मनुष्य को ही नहीं पशु पक्षियों को भी इन्होंने अपनी कहानियों में काफ़ी अच्छा जो है बताया है और काफ़ी सारी कहानियां हैं जिनमें कि इन्होंने पशु पक्षियों को लिया है। ठीक है, इसके बाद जो है कि इनके जो है कहानी जो है ज़्यादा बड़ी मतलब कि काफ़ी जो है संक्षेप होती है। बड़ी से बड़ी बात को ये काफ़ी सरल भाषा में और सीधी भाषा में कह देते हैं और ये इनकी जो भाषा है वो सरल, सजीव और मुहावरेदार है और इनकी जो प्रचलित शब्दों का प्रयोग जो है वो कुशलतापूर्वक ये करते हैं। इसके बाद आता है दो बैलों की कथा, यानी कि चैप्टर के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि ये इस चैप्टर में किस चीज़ का वर्णन किया गया है। तो दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज में
नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है। इसका मतलब ये है कि जो है यहाँ पर हमें बताया गया है कि दो बैलों की कथा जो है, इस दो बैलों की कथा के माध्यम से जो प्रेमचंद हैं वो कृषिक समाज को यानी कि जो किसानों का समाज है उसको और पशुओं के भावात्मक संबंध का वो वर्णन करना चाहते हैं। इस कहानी में उन्होंने ये भी बताया कि स्वतंत्रता जो है सहज में नहीं मिलती है, यानी कि आराम से नहीं मिलती है, एक बार में आसानी से नहीं मिलती है। उसके लिए आपको बार बार संघर्ष करना पड़ता है, बार बार 1000 बार आपको संघर्ष करना पड़ेगा, जब जाकर कहीं स्वतंत्रता आपको प्राप्त होगी। इस प्रकार जो है परोक्ष रूप से यह कहानी जो है आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है। और इस कहानी में जो है प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा को भी कथा की परंपरा का भी उपयोग किया है और उसका विकास करने का वो चाहते हैं। ठीक है, उसका विकास भी किया है। तो यहाँ तक हमारा हो गया है। अब हम जो है यहाँ पर पढ़ेंगे चैप्टर के बारे में। तो दो बैलों की कथा, यहाँ से हमारा जो चैप्टर है वो शुरू होता है। दो बैलों की कथा। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सींग मारती है, ब्याही हुई गाय तो अनायास ही सिंघनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना ना देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी ना दिखाई देगी। वैशाख में चाहे एकाध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो गधा है वो एक बुद्धिहीन जानवर है। ठीक है, उससे समझा जाता है कि वो एक बुद्धिहीन है, उसमें बुद्धि नहीं है। और अगर हम किसी इंसान की, किसी व्यक्ति की बेइज्जती करना चाहते हैं या फिर उसे निचला दर्जा दिखाना चाहते हैं तो उसे जो है हम बेवकूफ़ कहते हैं और मतलब उसे हम गधा कहते हैं। ठीक है, मजाक में या कैसे भी हम उसे जो है गधा कह देते हैं, यानी गधा यानी कि बेवकूफ़, ऐसा लोगों का मानना है। तो गधा सच में बेवकूफ़ है या फिर वो जो इतना सीधा है या फिर उसकी जो सहन शक्ति है उसमें, उसकी वजह से उसे जो है बेवकूफ़ कहा जाता है या बुद्धिहीन कहा जाता है, इसका निश्चय तो खैर हम भी नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद यहाँ पर बताया गया है गाय के बारे में। तो गाय जो है वो कहते हैं कि गाय सींग मारती है। ठीक है, गाय सींग मारती है और ब्याही हुई गाय तो अनायास सींगनी का रूप धारण कर लेती है, यानी कि गाय के जो है सींग होते हैं और वो मारती भी है सींग, और जब वो ब्याती है यानी कि जब उसे बच्चा होता है तो वो सिंघनी का रूप धारण कर लेती है। तो इससे जो है हमें पता चलता है कि सिर्फ जो गधा है वही मतलब गाय, जो गधा है वो काफ़ी सीधा है, लेकिन गाय भी मारती है। कुत्ता भी बहुत गरीब है, लेकिन वो उसे भी कभी कभी गुस्सा आ जाता है और कुत्ते को अपने काटते हुए भी देखा होगा। उसके बाद जो है हमें बताते हैं कि गधा जो है ना ही हमने उसे कभी क्रोध करते हुए, गुस्सा करते हुए सुना है, ना ही कभी देखा है। जितना चाहे उसे बेचारे गरीब को मार लो, चाहे उसे तुम सड़ी हुई घास उसके सामने डाल दो खाने के लिए, लेकिन वो कभी कुछ नहीं कहता, ना ही कुछ करता है। ठीक है, चुपचाप उसे खा लेता है और सब कुछ चुपचाप झेलता रहता है। वैशाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो कभी उसे खुश होते हुए नहीं देखा, यानी कि कभी कभार वो एक आध बार कर लेता हो कुलेल, लेकिन हमने कभी उसे खुश होते हुए नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है, यानी कि वो कहते हैं कि ऋषि मुनि जो हैं उनके भी सभी गुण गधे में हैं, लेकिन फिर भी लोग पता नहीं क्यों उसे बेवकूफ़ कहते हैं।
सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा, कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए ना भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है, क्यों मैं अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। जापान की मिसाल सामने है, एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गणना बना दिया। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। यहाँ पर वो बताते हैं कि गधे का एक छोटा भाई भी है जो कि उससे कम गधा है, मतलब उससे कम बेवकूफ है, लेकिन मतलब उससे कम बेवकूफ है, और वो है बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है, और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है, अतएव उसका स्थान गधे से नीचे। तो यहाँ पर जो है वो बताते हैं कि गधे का जो स्थान है वो हमेशा बैल से ऊंचा रहा है, यानी कि जो बैल है वो गधे से कम बेवकूफ है, लेकिन जो गधा है वो कुछ ज्यादा ही बेवकूफ है। यहाँ पर है झूरी। यहाँ से जो है हमारा जो असली जो कहानी है इस चैप्टर की, 2 बैलों की कथा, वो यहाँ से शुरू होती है, ठीक है। यानी कि झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, झील में ऊंचे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया। दोनों आमने सामने यहाँ आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धोल धप्पा होने लगता है। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नांद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नांद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता। तो यहाँ पर बताया गया है कि झूरी जो है इस कहानी में एक पात्र है, ठीक है। तो झूरी जो है उसके पास 2 बैल हैं जिनका नाम हीरा और मोती है। दोनों पछाई जाति के हैं, देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर हैं, काम भी काफ़ी अच्छे से करते हैं और डील में ऊंचे हैं, यानी कि वो काफ़ी बड़े हैं। बहुत दिनों तक जो है वो साथ रहे, उसके बाद उनकी जो है दोस्ती हो जाती है, भाईचारा उनमें बन जाता है। फिर दोनों जो है एक साथ जो है रहने लगते हैं। हीरा और मोती जो बैल हैं वो एक साथ रहने लगते हैं। उसके बाद काफ़ी जो है अपनी इशारों में बातें करते हैं जिन्हें कि मनुष्य शायद नहीं समझ पाए। वो जो है इनकी बैलों की जो है भाषा है, वो अपनी भाषा में जो है बातें करते हैं। उसके बाद वो जो है जब एक दूसरे को जो है चाट कर या सूंघ कर वो अपना प्रेम दिखाते हैं, अपना प्यार दिखाते हैं। कभी कभी सींग भी मिला लेते हैं, लेकिन वो सींग सिर्फ प्यार से मिलाते हैं, या फिर मतलब लड़ाई नहीं करते हैं। कि सींग मिलाने का मतलब है लड़ाई करते हैं, सींग मिलाने का मतलब है कि लड़ाई नहीं करते हैं, बल्कि ऐसे ही प्यार में या दोस्ती में हल्के फुल्के कभी कभी सींग मिला लेते हैं। उसके बाद जो है वो बताते हैं कि अगर जब वो हल या गाड़ी में जोत दिए जाते हैं, यानी कि जब वो खेती करने के लिए जोत दिए जाते हैं, उसके बाद वो जो है गर्दन हिला हिला कर चलते हैं, और दोनों की यही चेष्टा होती है, यानी कि दोनों यही चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा बोझ मेरी गर्दन पर रहे। यानी कि हीरा सोचता है कि उसकी गर्दन पर, यानी कि हीरा सोचता है कि मेरी गर्दन पर ज़्यादा बोझ रहे, और मोती सोचता है कि मेरी गर्दन पर ज़्यादा बोझ रहे। उसके बाद जब दोपहर को या शाम को दोनों खोले जाते हैं तो दोनों एक दूसरे को चाट चूट कर जो है अपनी थकान मिटाते हैं। उसके बाद जब वो खाना खाते हैं तो नांद होता है जो मतलब एक उनका जो खाना होता है, ठीक है। तो नांद में वो जब मुंह डालते हैं, एक ही साथ मुंह डालते हैं, एक ही साथ बैठते हैं, एक ही साथ अपना मुंह हटा लेते हैं। यानी कि अगर
हीरा ने मुंह हटा लिया तो मोती भी मुंह हटा लेता है, और मोती ने हटा लिया तो हीरा भी हटा लेता है, चाहे फिर उनकी भूख पूरी हुई हो या नहीं हुई हो। संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं, समझे मालिक ने हमें बेच दिया। उसके बाद जो है संयोग की बात है एक कि झूरी जो है, जो उनका मालिक है हीरा और मोती का, तो झूरी जो है उसको जो है हीरा और मोती को अपने ससुराल भेज देता है। ठीक है, बैलों को क्या मालूम था कि क्यों भेजे जा रहे हैं, वो समझे कि शायद मालिक ने हमें भेज दिया। अपना अपनाओ अपना यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में तांतों पसीना आ गया। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगहिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे को जोर लगाते, मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो, हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। उसके बाद क्या होता है, जब जो झूरी है वो उनको अपने ससुराल भेज देता है, तो ससुराल भेजने के बाद जो है झूरी का जो साला होता है, ठीक है, तो उसका साला जो होता है गया, जिसका नाम है गया, वो उसको जो है उनको अपने घर ले जाता है, तो उसे जो है मतलब दांतों पसीना आ जाता है, यानी कि वो हार जाता है उन्हें अपने घर तक ले जाने में ही। अगर वो पीछे से हाँकता तो दोनों जो बैल हैं हीरा और मोती वो इधर उधर भागने लगते, फिर पगहिया पकड़ता तो आगे से खींचता तो जो है दोनों पीछे से को जोर लगाते हैं, यानी कि अगर उन्हें आगे को खींच रहा है तो वो पीछे को भाग रहे हैं। अगर उन्हें मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुकारने लगते, यानी कि जो उनकी आवाज़ होती है जब उन्हें गुस्सा आता है तो वो वाली आवाज़ें वो निकालने लगते। तो वो कहते हैं कि अगर भगवान ने हमें वाणी दी होती है, यानी कि हमें बोलने की, अगर हम भी इंसानों की तरह बोल पाते तो वो हम झूरी से पूछते कि हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो, हमने क्या कोई तुम्हारी सेवा में कोई कसर छोड़ दी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था तो और काम ले लेते, हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की, तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया, फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया। इसके बाद जो है वो हीरा मोती, जैसे कि मैंने बताया कि हीरा मोती जो है वो सोचते हैं कि अगर भगवान ने हमें वाणी दी होती तो हम जो है झूरी से पूछते कि तुमने हमें क्यों निकाला, हम गरीबों को जो है घर से क्यों निकाला, और अगर हमारी सेवा में कोई कमी रह गई थी तो तुम हमें बता देते, हम और ज़्यादा मेहनत कर लेते। ठीक है, हमें जो है तुम्हारी चाकरी में, यानी कि तुम्हारे घर में तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था, और हमने कभी भी दाने चारे की शिकायत नहीं की। हमें जो है जो तुमने हमें खिलाया वो हमने सिर झुकाकर खा लिया, फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नांत में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। दिल भारी हो रहा था, जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगाने से लगते थे। इसके बाद जो है वो जो है कहते हैं कि शाम हो जाती है, शाम का समय हो जाता है, उसके बाद वो जो है अपने स्थान पर पहुंच जाते हैं। सुबह के भूखे थे और जब उन्होंने नांद में लगाए गए वो, लेकिन उन्होंने उसमें मुंह तक ना डाला। ठीक है, उसके बाद जो है उनका जो दिल है वो काफ़ी भारी हो रहा था, जिसे वो अपना घर समझ रहे थे वो उनसे छूट चुका था, और ये यहाँ पर जो है नया घर था, नए गांव था, नए आदमी थे जो कि उन्हें सब बेगानों से लग रहे थे। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तोड़ा डाले और घर की तरफ चले। पगहे बहुत मजबूत थे, अनुमान ना हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियां टूट गई। उसके बाद क्या होता है कि जो दोनों हीरा और मोती होते हैं वो अपनी कुछ सलाह करते हैं, फिर जो है जब सारा गांव सो जाता है तो वो जोर लगाकर जो उनके पगहे होते हैं उनको तोड़ डालते हैं और जो उनका पुराना घर था उसकी तरफ चल देते हैं।
पगे जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होते हैं, कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता था कि हाँ उनको भी तोड़ा जा सकता है। लेकिन उनमें उनमें पता नहीं कहाँ से इतनी शक्ति आ जाती है कि वो जो पगे होते हैं वो एक एक झटके में ही उनकी रस्सियाँ टूट जाती हैं। जूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं, दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है, घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है। जूरी बैलों को देखकर स्नेह में गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। उसके बाद जो है जो जूरी होता है वो सुबह को जब सोकर उठता है तो वो देखता है कि जो हीरा और मोती हैं वो दोनों उसके दरवाज़ों पर मतलब उसके जो है घर के बाहर खड़े हैं। ठीक है, दोनों की जो गर्दन है उसमें जो है आधा आधा क्या लटक रहा है, जो उनकी रस्सियाँ हैं, गराव जो है वो लटक रहा है। उसके बाद जो उनके पैर हैं वो सारे कीचड़ में सने हुए हैं आधे आधे, और दोनों की आंखों में एक विद्रोह में स्नेह, एक प्यार जो है झलक रहा है। जूरी बैलों को देखकर जो है काफ़ी उसे प्यार आता है, काफ़ी वो खुश होता है, दौड़ कर जाता है, उन्हें गले लगा लेता है। और वो जो दृश्य जो है दृश्य जो होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, देखने लायक होता है। उसके बाद घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजाकर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा से निश्चय किया, दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहा। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। उसके बाद जो है घर और गांव में सभी लड़के जो होते हैं वो जमा हो जाते हैं, उनका स्वागत करते हैं ताली बजाकर, हीरा और मोती का। फिर वो कहते हैं कि गांव के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ था। उसके बाद जो है बाल सभा जो होती है, इनके जो बच्चे होते हैं वहाँ पर वो निश्चय करते हैं कि ये जो पशुवीर है, पशुवीरों को यानी कि दोनों हीरा और मोती को जो है एक अभिनंदन पत्र देना चाहिए। फिर कोई जो है अपने घर से रोटी लाता है, कोई गुड़ लाता है, कोई चोकर लाता है, कोई भूसी लाता है। एक बालक ने कहा ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला बैल नहीं है, वे उस जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस न हुआ। जूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी, बोली कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक दिन वहां काम न किया, भाग खड़े हुए। जूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप ना सुन सका, नमक हराम क्यों है, चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते। उसके बाद जो है वहां पर जो लोग होते हैं तो एक बच्चा जो होता है वो कहता है कि ऐसे बैल किसी के पास ना होंगे। दूसरा कहता है कि इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा जो है कहता है कि बैल नहीं है, वो क्या है, एक एक तरह के इंसान है, एक जन्म के आदमी है। इसका जो है प्रतिवाद करते हुए जो है मतलब कि ऐसा किसी ने भी नहीं करा होगा आज तक। उसके बाद जो जूरी की स्त्री होती है यानी कि जूरी की जो पत्नी है वो बैलों को द्वार पर देखकर जो है जल जाती है और कहती है कि कैसे नमक हराम बैल हैं, एक दिन भी वहां पर जो है काम नहीं किया और वहां से भाग गए। उसके बाद जो जूरी होता है वो अपनी बैलों पर ये जो आरोप है और ये बात उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। वो कहता है कि नमक हराम क्यों है, चारा दाना मतलब कि वहां पर जो है उन्हें खाना नहीं मिला होगा तो बेचारे क्या करते। स्त्री ने रोब के स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिलाकर रखते हैं। जूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते। स्त्री चिड़ी, भागे इसीलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर भाग निकले। अब देखूं कहाँ से खली और चोकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, चाहे खाए चाहे मरे। वही हुआ, मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली भूसा, सूखा भूसा दिया जाए। बैलों ने नांद में मुंह डाला तो फीका फीका, ना कोई चिकनाहट ना कोई रस, क्या खाएं। आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। झूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे। मालकिन मुझे मार ही डालेंगी, चुरा कर डाला ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब जो जूही की पत्नी होती है तो वो रोब के साथ कहती है कि हाँ बस तुम्हें ही तो बैलों को खाना खिलाना आता है और सब तो उन्हें पानी पिला कर रखते हैं। तो फिर जूरी जो है वो चिढ़ाता है अपनी पत्नी को कि चारा मिलता तो वहां से भागते ही क्यों ये। स्त्री जो है वो चिढ़ जाती है और वो कहती है कि भागे इसलिए होंगे कि सब तुम्हारे जैसे बुद्धू नहीं होते हैं ना, कि तुम्हारे जैसे सहलाते नहीं है, वहां पर खिलाते हैं तो रगड़ कर, यानी कि अगर खाना खिलाते हैं तो अच्छे से काम भी कराते हैं। और ये दोनों ठहरे कामचोर भाग निकले होंगे।
अब देखो वो जो झूरी की पत्नी होती है वो कहती है कि अब ना ही मैं इन्हें खली दूंगी ना ही चोकर मिलेगा, सिर्फ सूखे भूसे के सिवा कुछ नहीं दूंगी, और फिर चाहे ये खाएं या फिर चाहे मरें। उसके बाद जो है वही होता है, वो जो है खाली सूखा भूसा उनको देती है, और बैल बैल जो होते हैं वो नान में मुंह डालते हैं तो सब फीका फीका उन्हें लगता है, कोई चिकनाहट नहीं है, कोई रस नहीं है, क्या खाएं बेचारे। उसके बाद जो है उनकी आशा भरी आंखें आंखें जो हैं वो द्वार की ओर ताकने लगी। तो वहाँ पर जो है झूरी होता है, तो झूरी जो मजूर मजूर जो है उनका जो खाना, मतलब जो उनका सूखा भूसा वगैरह होता है वो डाल रहा होता है, तो झूरी उससे कहता है कि थोड़ा सा खली क्यों नहीं डाल देता वे। तो वो कहता है कि मालकिन मुझे मार ही डालेंगी। और तो फिर जो झूरी होता है वो कहता है चुरा कर डाला। तो जो मजूर होता है वो कहता है ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे। तो ये जो है हमारा सेकंड पार्ट है, इसे हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आपको ये स्टोरी समझ में आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।